बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और आज पार्लियामेंट हाउस में दो बल्कि फ़रीक हैं, दो ज़ाहिर है कि एक तरफ हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन और उनके इत्तेहादी हैं, जिनका कि बाकायदा आज डायलॉग का, मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। अभी से ये सवाल सबसे अहम है, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। आज का जो इजलास था उसमें काफ़ी हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है कि दोनों तरफ से जो रहनुमा थे वो बैठे हैं, इब्तदाई बातचीत भी हुई है, कुछ शिकवे गिले भी हुए हैं। ज़ाहिर है तमाम जो लोग हैं वो तो बात नहीं कर रहे, मगर कम अज़ कम जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि एक गुफ्तगू का आगाज़, या वो तमाम मामला जिनके ऊपर पहले बात नहीं होती थी, एक दूसरे के साथ मेज़ के ऊपर जो है वो बात हो रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इस वक्त जो कमेटी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से अरकान है, उसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब, उनके साथ इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब, तीनों नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तरीन साथी जो हैं वो तस्वुर किए जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, और जो दूसरे अरकान हैं यानी कि अपोजिशन की जानिब से उसमें असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कि आज नहीं थे। असद कैसर साहब आज ज़रूर मौजूद थे PTI की जानिब से, लेकिन राजा नासिर अब्बास साहब और उनके साथ साथ दीगर जो है हमारे हामिद रज़ा साहब वो इसके अंदर मौजूद थे। जो इब्तदाई बातचीत हुई है उसके बाद एक अलामिया आया है, उस अलामिया के मुताबिक ये कहा गया है कि 2 जनवरी को बाकायदा इसके ऊपर दोबारा बात होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो रिटन यानी तहरीरी मुतालबात है वो पेश करेगी। अब मुतालबात इससे पहले आ चुके हैं। सिविल नाफरमानी का देखा जाए तो आगाज़ तहरीक का हो चुका है, जो कि इमरान खान साहब ने हफ्ते के रोज़ जो उनका ट्विटर अकाउंट था, एक्स अकाउंट, उस पर से उन्होंने उसका इजहार भी कर दिया। इसके साथ साथ आज जो मुज़ाकरात है उसमें जो 2 मुतालबात के ऊपर बात हो रही है, ये होनी है आगे जाके, उसमें एक मुतालबा जो है वो असीरों की रिहाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा है वो 26 नवंबर और 9 मई के जुडिशल कमीशन के हवाले से है, जो कि हुकूमत बनाएगी। हुकूमत बनाएगी या नहीं बनाएगी, हुकूमत के मैंडेट क्या है, हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं, हुकूमती कमेटी के पास क्या क्या वो लवाजमात पूरे हैं जो कि होने चाहिए कि वो बाइख्तियार फ़ैसला करे, ये अपनी जगह पे बहुत अहम है। ये याद रहे कि 2 दिन पहले 25 मुलज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हुई है, और उसके अलामिये में बहुत वाज़े लफ्ज़ों में कहा गया कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, जो मास्टर माइंड हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इसके बगैर इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। ये इशारा किसके लिए है, ये पैगाम किसके नाम पर है, ये बहुत अहम है। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने एक अलामिया भी जारी किया है, जिसमें कि पाकिस्तान को खबरदार किया गया, मुतनब्बे किया गया कि अगर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से इसी तरह से सिविलियंस के ट्रायल हुए तो GSP प्लस जो है हमारा मामला, जो हमारी उनके साथ ट्रेड है, वो ख़तरे में पड़ सकता है। एक ख़तरे की घंटी वहाँ से भी आई है। ऐसी सूरत में ये अमल दरामद होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी कि जो 2 मुतालबात हैं उसमें हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि रिहाई के ऊपर बात होगी इमरान खान साहब की। क्या इमरान खान साहब की इस सूरत में 9 मई को पीछे फरामोश करके बात की जा सकेगी उनकी रिहाई के ऊपर, ये भी बहुत अहम मामला होगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के ऊपर जो आज फैसला सुनाया जाना था वो मुअख्खर हो चुका है, और वो भी 6 जनवरी तक मुअख्खर हुआ है। इसकी ताख़ीर की वजह क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो कि ज़ाहिर है कि इस मामले के ऊपर हम देखेंगे, और हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में नवीद कमर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे बैरिस्टर अकील साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। पहले हम नवीद कमर साहब के पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद कमर साहब। वालेकुम सलाम। नवीद कमर साहब, पहली बात तो ये कि बर्फ़ पिघली है, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। क्या आपको लगता है कि इन मुज़ाकरात में दोनों तरफ संजीदगी का मुज़ाहरा होगा जो कि देखा जा रहा है? क्या इसके कुछ इम्कानात भी हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों, और क्या आपको लगता है कि PTI के तमाम मुतालबात ख़ास करके जो इमरान खान साहब ने रखे हैं वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, आप मेरा ख्याल है कि बहुत आगे तक जंप करना चाह रही हैं, जो कि खैर इस वक्त टेबल तक पे नहीं है। बात यह है कि सियासी पार्टियों का काम होता है मुज़ाकरात करना और उसके थ्रू मामलात को हल करना। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है आज बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि जब से ये वाली असेंबली बनी है, ये पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट एंड अपोजिशन आमने सामने बैठे हैं इस इरादे के साथ कि हम मसाइल का
हल यहाँ बैठ के निकालेंगे, रोड्स पे नहीं, हड़तालों से नहीं, दूसरी चीजों से नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। फिर ये है कि कौन सी डिमांड्स आएंगी और कौन सी डिमांड्स पूरी हो सकेंगी, उसके सारी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, और जिस तरह से भी आप जिस एंगल से भी देखना चाहें, तो वो तो ऐसे बात जब आगे बढ़ेगी तो बातें होंगी ना। अब आज मीटिंग में उन्होंने जो पब्लिक अपनी पोजीशंस हैं वो तो जरूर हमारे सामने रखी, लेकिन जो अगली मीटिंग है 2 तारीख को होने वाली, उसमें इन राइटिंग ये डिमांड्स जो है वो अपोजिशन की तरफ से आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो जब एक दफा हो जाए फिर उसमें बैठ के ये देखा जाएगा ना कि क्या डूएबल है क्या नहीं डूएबल। डेफिनेटली हमारा ख्याल है कि न सिर्फ पेशरफ्त होनी चाहिए, लेकिन दोनों साइडों को अपनी जो रिजिड पोजीशंस हैं उसको छोड़ के थोड़ा थोड़ा 2-4 कदम आगे ही बढ़ना होगा ना। हम कोई इतनी वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि सारे मसले जो है ना वो 1 या 2 या 3 मीटिंग्स में हल हो जाएं, लेकिन अगर हल होने की डायरेक्शन सही हो और आना शुरू हो और जो चीजें पॉसिबल हो वो करना शुरू करें, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए बेहतर होगा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए भी सही होगा। सो इन दैट सेंस मैं काफी पुरुम्मीद हूँ कि कुछ न कुछ तो नतीजे जरूर निकलेंगे। जी, मैं नवीद कमर साहब इसलिए जंप लगा रही हूँ क्योंकि हामिद रजा साहब का जो है वो एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई के अलावा जो है वो बात नहीं होगी। तो जाहिर है कि इसको मद्देनजर रखा जाए तो फिर जी मेरा ख्याल है ही इज प्लेइंग टू हिज ओन गैलरी। हमें थोड़ा सा जो है मोहतात होना चाहिए कि अंदर की डिस्कशन क्या हुई। मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी बहुत बहुत अर्ली स्टेज है इस किस्म की बात करने के लिए भी। ठीक, मगर पीटीआई के मुतालबात है ना जो कि रखे गए हैं, एक तो ये कि कमीशन बनाए जाएं और दूसरा ये कि असीरान की रिहाई की जाए। तो नवीद कमर साहब, क्या आपको लगता है कि आपकी जो कमेटी है या हुकूमत है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है या मैंडेट मौजूद है कि वो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनकी रिहाई पर बात कर सके? आसमान देखें, फिर हम वही बात वहां पे है ना, 9 मई वाले हो जिनको सजाएं हो गई हैं या जिनके ट्रायल्स हो रहे हैं या हो गए हैं। अब बात तो सारी ये है ना कि इस किस्म की जब डिमांड भी आएगी तब भी तो उसके सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाएंगे ना। अब तो हमें एक्सपेक्टेशन भी वो रखनी चाहिए जो पॉसिबल वाली हो। हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन स्टार्ट वहां से करें ना। आप जो बिल्कुल जो लास्ट एंड अल्टीमेट अचीवमेंट है, आप सारे सवाल ये करें अगर वो नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब मुज़ाकरात बेकार है। ये बात नहीं है। देयर इज लॉट दैट कैन बी अचीव बिटवीन जो आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और कहीं ना कहीं आगे जाके इसका इख्तिताम हो। अगर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो जो कंसर्न्स हैं तहरीक इंसाफ के उनके ऊपर बात हो रही है, तो देखिए तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स हैं क्या, उनके मुतालबात हैं क्या, उनके मसाइल हैं क्या, ज़ाहिर है इसी के ऊपर बात होगी ना। नहीं, वो तो पब्लिक उनकी पोजीशन है तो वो उस पे तो वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब वो इन राइटिंग लेके आएंगे और गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो गवर्नमेंट उस पे अपना व्यू पॉइंट देगी ना। अभी तो हम सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, तो अभी ना उन्होंने दिए हैं वो पॉइंट्स फॉर्मली, ना गवर्नमेंट ने उनको देखा है और उस पर अपना कोई रिएक्शन दिया है। हम तो बीच में फैसिलिटेटर उस हद तक हैं कि हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो। हम चाहते हैं कि जो सिस्टम है हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो थ्रू डायलॉग जो है वो ज्यादा मजबूत हो और इसमें पेश रहो। नहीं बिल्कुल, वो तो ठीक बात है, लेकिन देखिए ना CBMs तो होंगे ना। अब CBMs के तौर पर जैसे आज मीटिंग में शायद ये खदशात का इजहार किया गया कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो जैसे ही कोई बात आगे बढ़ती है उसके ऊपर से कोई आ जाता है इस तरह का। तो क्या गारंटी होगी कि ये CBMs के लिए ये इकदाम लिए जा सके, ये ट्विटर का जो इस्तेमाल है वो दुरुस्त तरीके से हो सके? लेकिन आप वो पता नहीं कहाँ से खबरें लाई हैं जिनका कहीं शायद
जिक्र हुआ भी हो तो एक मुख्तलिफ पैराए में हुआ। इतना मैं जरूर शेयर कर सकता हूँ कि इस बात पे तो एग्रीमेंट हुआ कि वो चीजें जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, चाहे वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगने की बात हो या और इस किस्म की बातें हो ना, जब क्लियरली लगता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्शन हो रहा है, तो उस पे तो हमारा कंसेंसस होना चाहिए। और आई थिंक देयर वाज एन एग्रीमेंट कि होना चाहिए कि वो चीजें हम सियासत से बालातर होके देखें। गोया इस बात की ये कंसर्न्स मौजूद थे, आपने तस्दीक भी कर दी, लेकिन आपको लगता है कि जो पीटीआई के अहम अरकान थे वो आज इसमें शामिल नहीं थे और इसको इस पैराए में लिया जा रहा है कि शायद पीटीआई संजीदा नहीं थी इसलिए उनके जो सीनियर लोग थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ऐसा ही है? नहीं, ये दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा। ये कमेटी नॉमिनेट की है इमरान खान साहब ने खुद, तो जो भी नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल वो उन्हीं की तरफ से आए हैं और किसी और ने नहीं बनाई। या असद कैसर साहब ने या हामिद रजा ने अपनी जाती ख्वाहिश के बेसिस पे नहीं आके वहां बैठे थे। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है उनकी जो अपनी मजबूरियां थी उसको पेश नजर रखते हुए हमने नेक्स्ट मीटिंग बहुत जल्दी बुलाने की बात की और उनसे चेक किया कि अगली मीटिंग में वो लोग अवेलेबल होंगे। उसमें उमर अयूब साहब भी हैं, उसमें हामिद खान साहब भी हैं और उसमें सलमान अकरम राजा भी है। वो तीनों आज 2 कोर्ट केसेस की वजह से और एक जो है मुल्क से बाहर होने की वजह से शरीक नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगली मीटिंग में वो लोग शामिल होंगे। ये इतनी उजलत में इन अ वे बुलाई गई थी मीटिंग कि जो एक मोमेंटम बन रहा है वो लूज ना हो और हम उसका फायदा उठाएं कि बहरसूरत एक मीटिंग बुला ली गई जो कि एज अ फर्स्ट स्टेप हुई है और जो ज्यादा सब्सटेंटिव बातें होंगी वो अगली मीटिंग्स में। ठीक, नवीद कमर साहब, अगर एतमाद की बात हो रही है तो क्या आपको लगता है कि पीटीआई की जो कमेटी है उसके पास मैंडेट होगा, उनके पास वो इख्तियार होगा? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा कि खान साहब ने मुज़ाकरात की कामयाबी थी, हो रही थी, मगर उन्होंने वीटो कर दिया था। तो क्या इस बात के इम्कान पे भी बात हुई है कि भाई किसके पास इस वक्त इख्तियार है? देखिए, ये तो मिसट्रस्ट वाली बात इस स्टेज पे हम नहीं करना चाहते। हम इस उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं कि ये किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। हो सकता है कि खान साहब के एक्सपेक्टेशंस कुछ और हों और ये कमेटी लेवल पे चीजें जो अचीव होती हैं वो वाली ना हो, लेकिन वो तो जब तक बातचीत नहीं होती, चीजें सामने नहीं आती, कंसेशंस की बात हो नहीं जाती, उसके बाद ही हम कह सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ चलते चलते नवीद कमर साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में भी बहुत फासले बढ़ गए। आज एक मुलाकात भी हुई है, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और क्या ये भी है कि काबीना में आपके आने की जो राह है वो हमवार हो सकती है? मेरा ख्याल है कि पहले आखिरी वाले सवाल का तो सिंपल जवाब है कि ऐसी ना कोई डिस्कशन हुई है ना कोई ऐसी कंसिडरेशन है, तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल कैबिनेट में आने का कोई इरादा नहीं रख रही। बाकी देखे ना, जब 2 पार्टीज हैं वो अलग अलग है, हम गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो कमिटमेंट्स हमसे की गई हैं वो पूरी हो जाए। तो उस लिहाज से ये बार मीटिंग्स भी हो रही हैं। अब प्रेसिडेंसी में आज एक मीटिंग है, उसके बाद कल लाहौर में गवर्नर हाउस में मीटिंग है पंजाब इश्यूज पे। तो ये सारी चीजें कंसल्टेशंस इसलिए होती हैं कि जहां इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं हो सकी है उसका रास्ता निकाला जाए। लास्टली नवीद कमर साहब, क्या जो भी आपने कहा कि कंसर्न्स हैं और दोनों के एक दूसरे के साथ कुछ फासले भी हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में उनको स्पेस मिलने के इम्कान निकल सकते हैं? और जो कैनाल्स के हवाले से आप लोगों के डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर भी आपको लगता है कि कुछ रास्ता निकल सकता है? इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। आई डोंट थिंक कैनाल्स के इशू, खैर वो एक अलग मौजू है, अलग डिस्कशन है, लेकिन जो लाहौर में मीटिंग है वो तो पंजाब में दोनों पार्टीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है उस सिलसिले में मीटिंग है। तो बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर अकील हमारे साथ स्टूडियोज़ में, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें
ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। बैरिस्टर अकील, आपने बात सुनी, नवीद कमर साहब तो बड़े होपफुल है और जाहिर है मुज़ाकरात की एक इन्वायरमेंट होती है, एक माहौल होता है, वो माहौल आज बना है। आपकी क्या तवक्कुआत है? फिर मैं अली ज़फ़र साहब के पास जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा बहन बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल हम विद एन ओपन माइंड, विद एन ओपन हार्ट इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने हैं और कतन ऐसी बात नहीं कि हम मुज़ाकरात से पीछे हटेंगे या मुज़ाकरात से हम पहले भी पीछे नहीं हटे, तो अब तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो पिछले 10 माह से बाशमूल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, कैबिनेट के मेंबरान, पार्टी के सीनियर लीडरशिप और दीगर हमारे इत्तेहादी भी बारहा दफ़ा मुज़ाकरात की दावत दे चुके। आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सो मच सो के अपनी मेडन स्पीच में तो मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उसके बाद एक असम्बली के सेशन पे वो जो अपोजिशन के बेंचेस थे वहाँ पे अपोजिशन के तमाम तर अरकान से वहाँ पे जाके बिलमुशाफा मुलाकात की। उस टाइम वो आइसबर्ग मेल्टिंग मोमेंट हो सकती थी, लेकिन इनके कानों पे उस टाइम भी जू नहीं रेंगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपने जिस तरह कहा कि कुफर टूटा खुदा करके, सो ऑब्वियसली हम बड़े ओपन माइंड, पॉजिटिव माइंड के साथ मुज़ाकराती इस अमल में आए हैं। इख्तियारात के साथ। जी बिल्कुल, इख्तियारात के साथ। मैंडेट है आपके पास? बिल्कुल मैंडेट है। 9 मई का भी मैंडेट है। देखिए, मैं उस पर भी आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। ये पहले कहते रहे कि इनसे क्या बात करनी, इनसे मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा, इनके पास इख्तियार नहीं है, इनके पास ताकत नहीं है, हम चोरों से बात नहीं करेंगे, हम डाकुओं से बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। लेकिन ओवरनाइट तबीयत में तब्दीली जो आई है, हमने भी 10-12 दिन लिए ये एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए, लेकिन फिर तमाम बातों को पीछे छोड़ के हमने कहा कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और हम ये पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम की खातिर कर रहे हैं कि जो इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। तो ये तब्दीली आपके ख्याल में क्यों आई? 9 मई के केसेस के हवाले से आई आपको लगता है, या कुछ वो भी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो दोनों चीज़ें हैं। जब तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके देख लिया कि पाकिस्तानी कौम को इस तमाम तर चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क को फूलता फलता देखना चाहती है, वो अपने मईशत के ऊपर बेहतरी देखना चाहती है। ये जितने भी पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए हैं इन द रीसेंट मंथ्स, हुकूमत की अवलीन तरजीह और कोशिश रही है कि अवाम को उसकी दहलीज पे तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। और हमने इसी बात पे जो है सिर जोड़ के हम बैठे, अपने इत्तेहादियों के साथ भी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी देख लें, गवर्नेंस पॉलिसीज़ भी देख लें, दीगर चीज़ें देख लें। अब यहाँ पे हमने हुकूमत में होते हुए हमने एक टीम तो तश्कील दी, लेकिन हमने इत्तेहादियों को भी साथ रखा, क्योंकि इत्तेहादियों की ही सपोर्ट हमारे उसके ऊपर भी मैं आती हूँ कि इत्तेहादियों मैं बिल्कुल उस पर बड़े उसके खदशात हैं। अली ज़फ़र साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप बेशक वेलकम करें अली ज़फ़र साहब को, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी बात थी कि बिल आखिर ये आए मुज़ाकरात और सियासी मसाइल के ऊपर बात करने के लिए सियासी जमातों के साथ ही आके बैठना पड़ा इनको। ये अब देखने वाली बात है ना कि ज़फ़र साहब, ये बात जो बैरिस्टर अकील साहब ने ताना दिया है अपनी तरफ से, जाहिर है कि ये ताना तो कहा जाता है ना कि ये ताना दिया है कि आप तो हमारे साथ चोरों डाकुओं के साथ बैठना ही चाहते थे, बैठ गए। खैर, मेरे लिए तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है, लेकिन आप इसका भी जवाब दें। और साथ ही साथ में ये जो आपने अलामिया देखा होगा 9 मई का, जिसमें कि मुल्ज़मान की सज़ा का, उसमें लिखा गया कि मास्टरमाइंड और मंसूबा साज जो हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उस वक्त तक ये इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। ये पैगाम किसके नाम है ऐन मुज़ाकरात से पहले? देखिए, सबसे पहले तो ये बयान चूँकि हुकूमत के मिनिस्टर्स कह लें, ओहदेदारान कह लें, उनकी तरफ से आया है, तो मेरा ख्याल ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि इससे जो तासुर मिलता है वो ये है जिस तरह के अदलिया उनके कंट्रोल में है, वो जो मर्जी फैसले लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ये जब बयान इस तरह का आए और फैसले भी उसी तरह के आ जाएं, तो हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो कहना है कि ये सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है, बेबुनियाद मुकदमे बनाए जाते हैं और उनको फैसले करा दिए जाते हैं अदलिया से, ये फिर दुरुस्त साबित होता है बार बार। ये तो ISPR का अलामिया था उस दिन सेंटर साहब, जो कि जिसमें ये लिखा गया कि मास्टरमाइंड को और मंसूबा साजों तक जो है वो पहुंचना होगा या इंसाफ मिलना होगा। जी, मैंने तो आज सुना है स्टेटमेंट एक हुकूमती मिनिस्टर साहब चौधरी साहब ने भी दिए, मगर ये उस दिन जो 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को सजा मिली उसके अलामिये में था, उस अलामिये में था ये। मैं तो उसकी बात कर रहा था। बहरहाल
یہ جو تاثر ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے عدلیہ کی ریپوٹیشن پہ ایک اٹیک ہوتا ہے، ایک بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہم کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ مذاکرات نہیں کرتے، آپ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے، ہم نے بڑی مشکل سے پرسویٹ کیا، آمادہ کیا عمران خان صاحب کو کہ آپ مذاکرات کرنے دیں، اس پہ ٹیم بنی، پھر حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، یہ شاید تھک گئے ہیں، یہ ہار گئے ہیں۔ بہرحال ہم نے وہ بھی برداشت کیا۔ ہماری مذاکرات کی وجہ بیسیکلی بڑی سمپل ہے۔ جب آپ ایک چیز جیت جائیں، ایک جنگ جیت جائیں، اور جنگ اس وقت جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ لوگوں کے دلوں کی ہے، قوم کس کی طرف آئے، یہی سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے کہ قوم اس کی طرف آئے۔ تو جب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا بڑا پن دکھائیں، اور اپنا بڑا پن یہی ہوتا ہے کہ آپ جب جیت جائیں تو پھر آپ دوسری سائڈ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا، ہمیں ہرا نہیں سکے، آپ نے پوری طاقت استعمال کر لی، آپ نے تشدد کر لیا، گولیاں چلا دی، لوگوں کو مارا، لوگوں کو پریزن میں رکھا، ان کو جیلوں میں رکھا، ان پہ تشدد کیا، ان کے گھروں کو اٹیک کیا، لیکن ہم ہارے نہیں اور ہمیں ہرا نہیں سکے آپ۔ تو اب اس سچویشن میں جہاں آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں ہرا نہیں سکے، ہم نے مذاکرات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حکومت اس وقت کنفیوز ہو گئی اور بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہ دروازے جو ہیں پھر بند کر دیں، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ جب اس طرح کے تانے آ رہے تھے، جن کو آپ نے تانے کہا، میں ان کو ٹیکٹک کہتا ہوں، اسٹریٹجی کہتا ہوں، لیکن ہم نے ان تانوں کو اگنور کیا اور ہم نے دروازے کھلے رکھے۔ حکومت کو پھر آپ کا پریشر آیا، میڈیا کا پریشر آیا، شاید ان کے اتحادیوں کا بھی پریشر آیا کہ پھر اب تو ہمیں بات کرنی پڑے گی۔ بہرحال ابھی بھی یہ جو ڈائیلاگ ہے، اس کو میں کلیئر کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ سالو ہو گیا، یا یہ ایک پہلی سٹیپ ہے اور اس میں ابھی بڑی منزلیں باقی ہیں، اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو، نہ صرف سیاسی جماعتوں کو بلکہ سارے سٹیک ہولڈرز کو اس میں جب تک اگریمنٹ نہیں ہوگی، فیصلے نہیں ہوں گے، تب تک ہم۔ لیکن سینٹر صاحب، جیسے بالکل صحیح آپ نے کہا، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک آغاز ہوا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آج آپ کے جو سینئر موسٹ لوگ تھے اس میں کہا بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ شاید وہ اس لیے نہیں، علی امین گنڈاپور صاحب نے انکار نہیں کیا، مگر خبریں آئیں کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ عمر ایوب صاحب کا کیس تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا اپنے کیسز تھے تو وہ کورٹ میں تھے، حامد خان صاحب ملک سے باہر ہیں۔ اتنی اہم کمیٹی کا اجلاس تھا، یہ چاروں کی ایبسنس میٹر کرتی ہے۔ چلے علی امین گنڈاپور صاحب تو آ ہی سکتے تھے، آتے ہیں میٹنگز کے لیے، تو یہ کیوں نہیں آئے؟ کیوں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہوا آپ کی سینئر لیڈرشپ کی جانب سے؟ دیکھیں، اس کو دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وجہ آپ کی شاید بتائی دی ابھی، اور یہی خبر مجھے بھی مل رہی تھی کہ ایک جو سپیکر صاحب تھے انہوں نے آج کی ایک جلدی سے میٹنگ کال کر لی تھی، اور وہ میٹنگ ریکویسٹ بھی کی گئی تھی کہ اس کو کل کر لیں، پرسوں کر لیں، لیکن انہوں نے شاید یہ کہا کہ نہیں، آپ ہم اس کی شروعات کرنے دیں، بڑا ضروری ہے کہ ہم آج دکھا سکیں پبلک کو کہ ہم نے کچھ شروعات کر دی ہے۔ تو شاید اس وجہ سے بھی ساری جو ٹیم تھی ہماری وہ نہیں پہنچ سکی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے، اور ہو سکتا ہے یہ وجہ درست نہ ہو لیکن میرا اپنا تاثر ہے، کہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ دو کنڈیشنز ہیں، یعنی کہ دو مذاکرات سٹارٹ کرنے کے لیے دو بڑے اہم، انہوں نے بڑے ریزنیبل میرا خیال ہے ریکویسٹ تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ سب سے پہلے آپ ایک اناؤنس کر دیں، حکومت اناؤنس کر دے کہ ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، جو کہ تحقیقات کرے گی اور سچائی جانے گی کہ 24، 25، 26 نومبر کو کیا ہوا۔ اور دوسرا کہ لوگ جو احتجاج کرنے کا حق رکھتے تھے ان کو آپ نے ریسٹ کر لیا ہے، ان کو آپ پریزن میں، آپ ان کو جیلوں میں نہ رکھیں، ان کو رہا کر دیں، کیسز وہ لڑتے رہیں گے اپنا، لیکن ان کو آپ جیلوں سے نکال دیں۔ تو یہ دونوں ریکویسٹ تھیں۔ تو شاید جو ہماری ٹیم ہے اس کا یہ خیال تھا کہ پہلے کلیریفیکیشن بھی لے لیں عمران خان صاحب سے کہ کیا ہم مذاکرات میں جوائن کر سکتے ہیں ان کنڈیشنز کی، ابھی چونکہ پوری نہیں ہوئی، اس کے باوجود ہم مذاکرات شروع کریں یا نہ کریں۔
तो शायद ये भी एक वजह हो सके। तो फिर वो मुलाकात अभी तक उमर अयूब साहब की उनकी नहीं हुई है, तो जाहिर है कि ये क्लैरिटी अभी नहीं आई, लेकिन 2 जनवरी से पहले ये क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं इसको सेंटर साहब बहुत अदब के साथ इसको मैं कहूँ कि अगर इतना मिसट्रस्ट है जो आपकी यहाँ बाहर बैठी लीडरशिप को कि वो खान साहब की वो मुतालबात चूँकि पूरे नहीं हुए तो बातचीत में चले गए हैं, तो फिर आगे जाके वो कैसे ट्रस्ट हासिल करेंगे और क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब उनको पूरा मैंडेट दें कि वो खुल के बात करें? देखिए जी, एक बात आपको मैं वाज़ेह बता दूं, एंड आई थिंक ये क्लैरिटी होनी चाहिए और ये क्लैरिटी है हुकूमत के पास, जिस तरह हमें भी क्लैरिटी है कि उनकी क्या पोजीशन है। जब मुज़ाकरात होते हैं तो पहले मैं आपको ज़रा हुकूमत की और जो उनकी इत्तेहादी जमातों की टीम है उसकी बात बता दूं। मैं इन सबको जानता हूं जो हुकूमत की टीम में है, और बड़े अच्छे लोग चुने हैं, पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव सोच के लोग हैं जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं इस कमेटी में मुज़ाकरात के लिए। लेकिन वो भी सारे के सारे जो हैं, और ये मैंने देखा है क्योंकि मैं 3-4 जो पिछली नेगोशिएशंस की हैं उसमें मैंने देखा कि फिर वो भी लीडर्स जो हैं वो अपनी मेन लीडरशिप से डिस्कशन करते हैं, उनसे फैसले लेके फिर वापस नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं। फिर वहाँ जो बात होती है उस पर फैसले नहीं किए जाते, फिर वापस वो जाएंगे और वहाँ से पूछेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी भी जो लीडरशिप है, यानी कि जो PMLN और पीपल्स पार्टी की भी टॉप लीडरशिप है, जब ये मुज़ाकराती टीम अपनी लीडरशिप से इजाज़त लेगी तो मुझे लगता है कि वो वाली जो लीडरशिप है मेन PMLN और पीपल्स पार्टी की, वो फिर बाकी स्टेक होल्डर्स यानी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोगों से भी बातचीत ज़रूर करेंगे और उनसे भी इजाज़त लेंगे। इसी तरह हमारी भी पोजीशन ये है कि हमारा जो हतमी फैसला है, बड़ा क्लैरिटी से मैं आपको बता दूं कि कोई भी टीम मेंबर जो है वो फैसले नहीं कर सकता। सारे फैसले जो हैं वो अल्टीमेटली इमरान खान साहब से पूछ के ही होंगे। तो अगर ये कोई कहता है कि हमें इतना मैंडेट मिल जाए कि हम जो मर्जी फैसला कर लें और हम निगोशिएट करें, ये नहीं होगा। होगा यही कि जो फैसले हैं उनको निगोशिएशन के जरिए हल करने की या उनको हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये कमेटी के मेंबर्स का ये रोल है, उनका फैसले करने का रोल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये बहुत आपने क्लैरिटी के साथ बात की। मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। बैरिस्टर साहब, सवाल अभी अली ज़फ़र साहब ने उठाए हैं हुकूमत के मैंडेट के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे और ये कहाँ तक बात आगे बढ़ सकती है। क्या इमरान खान साहब जो हैं उनकी वो आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात के साथ रहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो 9 मई वाली शर्त है, इसके ऊपर हुकूमत आगे कैसे बढ़ सकती है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर अकील साहब हमारे साथ मौजूद है और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। ब्रेक से पहले अली ज़फ़र साहब ने बहुत पते की बात की। उन्होंने कहा अच्छा इमरान खान साहब हतमी फ़ैसला उनकी तरफ से करेंगे, और ज़ाहिर है कि क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात की कि हमारा हतमी फ़ैसला तो खान साहब करेंगे, लेकिन हुकूमत का हतमी फ़ैसला कौन करेगा। ऑफ कोर्स 9 मई की जब हम बात करते हैं तो ये आपके हाथ में तो नहीं है कि आप असीरान को जो है वो रिहा करें। और बाय द वे इतने लोगों को गिरफ़्तार किया गया जो कि बिल्कुल मासूम है, बेगुनाह है, उनकी लिस्ट खैर PTI से पूछूंगी तैयार हुई है। 2 दिन पहले और मोहम्मद रिजवी साहब बहुत शहीद हैं, बहुत बड़ा नाम है, उनकी साहबजादी के घर पे छापा मारा गया है और उनके घर में तोड़फोड़ की गई बगैर वारंट के। लोग, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बगैर वारंट के लोग आए। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं, ये मुतालबे आप तस्लीम कर सकते हैं? फिर देखिए आसमा बहन, सबसे पहली बात यह है कि मैं तो ये रोज़े अव्वल से कहता रहा हूँ कि ये असीरान की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने वाइट पेपर छापा, जिस तरह इन्होंने एक्सेल की बनाई हुई शीटें रिजल्ट्स के हवाले से छापी, फिर इन्होंने फॉर्म 45 छापे और ये तमाम तर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे लेके आए। असीरान की लिस्ट आज दिन तक तैयार नहीं की गई थी। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, आप लेके आएँ असीरान की लिस्ट, हुकूमत उसको वेरीफाई करेगी, उसको देखेगी। जो 9 मई के केसेस में मुलविस नहीं है, जो इलीगल प्रोसेशंस या जो धरना क्या एहतजाज जिस तरह किया, लेकिन
انتشار پھیلانے کی جس نے کوشش کی, جس نے پولیس پارٹی پہ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی, یا جو قانون جنہوں نے توڑا یا جن کے اوپر ویلڈ ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہیں اور کوئی ایسی حفظ بجا میں نہیں ہے, کوئی ایسی سچویشن یا بغیر کسی وجہ کے ان کو نہیں رکھا گیا, اگر ایک لیگل کسٹڈی میں ہیں تو پھر اس پہ ڈیفینیٹلی حکومت ویریفائی کر کے ہی کچھ کہہ سکتی ہے. اس طرح ہوا میں تو گولیاں نہیں ماری جا سکتی کہ جی ہمارے اتنے اسیران ہیں. آپ نے دیکھا شہادتوں کے حوالے سے بھی سینکڑوں سے شروع ہوئے, 1200, پھر 278, پھر 200, پھر 40, پھر 50, پھر بالکل ایک دم 12 لوگوں پہ آگے. تو کم از کم یہ ٹال کلیمز جو ہے یا فالس کلیمز نہیں کرنے چاہیے ہمیں. یہاں پہ لسٹ ضرور لے کے آئے اس کمیٹی کے سامنے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کمیٹی کے سامنے لسٹ رکھنی چاہیے, لیکن 2 پوائنٹ ایجنڈا جو پہلے سے تھما دیا, اب کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. یہ ڈیمانڈز کے ساتھ جو ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے. وہ کمیٹی میں دیکھیں, آج اسپیکر صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس دونوں کمیٹیز ملیں, لیکن سنجیدگی کا عالم یہ تھا فار وٹ ایور ریزن, کئی ان کی سائڈ کے کمیٹی کے ممبران نہیں تھے وہاں پہ, اس طرح آگے بات نہیں بڑھ سکتی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج یہ ایجنڈا سیٹ ہو جاتا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ بے شک ان کی ملاقات ہونی چاہیے, ان کی ملاقات کروا دی جائے, کیونکہ اصل پھر بلی تھیلے سے باہر تبھی آئے گی, پتہ چلے گا کہ اصل ڈیمانڈز ان بانی پی ٹی آئی کی کیا ہیں, کیونکہ یہ تو 2 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں نا, لیکن ہمارے اختیار کی بات کی جاتی ہے, ہمارے مینڈیٹ کی بات کی جاتی ہے. فیڈرل حکومت امپاورڈ ہے کسی بھی قسم کا کمیشن بنانے کے حوالے سے, لیکن آپ دیکھیں علی ظفر صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, انہوں نے آج یہ بات نہیں کی. وہ صرف 24, 25, 26 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کمیشن, لیکن کیا 9 مئی والے کمیشن, اور 9 مئی کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن 9 مئی کا کمیشن بن گیا, یہ پارٹی, اس کی لیڈرشپ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سر چھپاتے پھریں گے, اپنے سر ڈھانپ کے کہیں نہ کہیں وہ ایسا کونا تلاش کریں گے کہاں پہ وہ چھپ جائیں, کیونکہ اصل دودھ کا دودھ جب پانی ہوگا. جو کہتے تھے کہ یہ ویڈیوز ایمیچر ویڈیوز ہیں, یہ ویڈیوز پہ ہم یقین نہیں رکھتے, آپ سی سی ٹی وی لائیں. سی سی ٹی وی آیا, اس سے پہلے سٹیٹمنٹ آئی کہ اگر میری پارٹی کے کوئی لوگ یا میری پارٹی کے کوئی منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ اگر انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے, یہ 9 مئی میں ملوث پائے گئے ہیں, تو میں خود ان کو اپنی پارٹی سے آگ کروں گا. تو آپ بنا دینا کمیشن تاکہ ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے. دیکھیں اب ان کی ان رائٹنگ ڈیمانڈز آ جائیں. معذرت کے ساتھ 1.5 سال ہو گیا, آپ صرف اس کے اوپر ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو دے رہے ہیں, ایک پولیٹیکل معاملہ تو یہ بن گیا ہے, اس کا سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں, سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں, مگر حقائق جو ہے وہ تو سامنے نہیں آ رہے. لیکن 1.5 سال سے آسمہ بہن 1.5 سال سے یہ 9 مئی کے جو ٹرائلز ہیں اے ٹی سی میں یا ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کے حوالے سے, وہ بھی تو نہیں چلنے دے رہے. اب دیکھیں ایک کنڈیشنل اپروول ملا ہے, ایک کنڈیشنل پرمیشن ملی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, اور وہاں سے وہ پھر 25 کا اب ڈیسیجن آ گیا. اب باقی جو ہیں ان کا بھی ڈیسیجن آ جائے گا. جو اگر ملوث نہیں ہے تو ریاست یا حکومت, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی کو بغیر کسی وجہ کے سزا کیسے ریاست کرے گی. آپ نے دیکھا یورپی یونین کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, جی ایس پی پلس کے اوپر تلوار لٹک گئی ہے, آپ کیسے اس کے اوپر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر کورٹ کا ڈیسیجن پہلا والا بھی تو موجود ہے جس کے اندر آپ سیویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتے. لیکن پھر یہ بھی بات دیکھنی چاہیے, کیا ہی اچھا ہوتا کہ یورپین یونین کا پریس ریلیز یا اس طرح کی چیز, ایک تو حکومت ڈیفینیٹلی EU کے ساتھ انگیج کرنا بھی چاہیے اور کرے گی بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا اگر قانون اور آئین یہ چیز پرووائڈ کرتا ہے, اسی طرح دیگر ممالک جن کے پاس جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے یا وہ خالی جی ایس پی سٹیٹس رکھتے ہیں, ان کے بھی اگر قوانین ملٹری کورٹس یا ملٹری ٹرائلز کی پرمیشن دیتے ہیں اور ان کے لوکل قوانین دیتے ہیں, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشن ضرور ہیں. آئی سی سی پی آر کی بات کریں, ابھی ریسنٹلی اکتوبر کے مہینے میں آئی سی سی پی آر کا ریویو ہوا, وہاں پہ ہر 4-5 سال بعد ریویو ہوتا ہے. پاکستان کا اس دفعہ ریویو تھا, الحمدللہ تمام تر ہیومن رائٹس ایشوز پہ, تمام تر دیگر چیزوں پہ ہم نے وہاں پہ اس کمیٹی کو اور اس کمیٹی کے چیئر کو سیٹسفائی کیا. مگر اب تو آ گیا نا اعتراض, اب تو انہوں نے متنبع کر دیا آپ کو کہ آپ یہ نہیں کریں. عمران خان صاحب کے دور میں ایک ریزولوشن یورپین پارلیمنٹ سے پاس ہوئی تھی. اب ریزولوشن پاس ہوئی بلاسفیمیز لاز کے اوپر کہ آپ کی اس کی وائلیشنز ہیں, ڈیتھ پینلٹی کے اوپر, لیکن عمران خان کے اپنے دور حکومت میں جو 25 سے 29 لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا, اس کے اوپر قطعاً کوئی ایک لفظ بھی نہیں آیا کسی انٹرنیشنل اس طرح کی باڈی سے یا انٹرنیشنل ادارے سے. ہمیں تو دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی. ابھی فی الوقت میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک آن لائن پٹیشن پی ٹی آئی کی طرف سے ضرور سٹارٹ ہوئی تھی. میں ود اے پنچ آف سالٹ
ये इनकी तमाम तर बातें हैं उनको लेता हूँ। इन्होंने एक ऑनलाइन पिटिशन शुरू की जिसमें वज़ीर इत्तलात ने भी, आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसला किया, उन्होंने बताया कि एक ऑनलाइन पिटिशन शुरू हुई है जिसमें पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खतरे में डालने के लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं इस पार्टी के ओवरसीज़ के चैप्टर के लोग वो कर रहे हैं। और वहाँ पे इन्होंने ये कैंपेन, क्योंकि दीगर कैंपेन जिस तरह चलाई हैं ये कैंपेन भी चलाई होगी और हो सकती भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात अस्मा बहन मैं ये जरूर यानी PTI आपसे ज्यादा बाइख्तियार है कि वो बाहर उनके लोग पिटीशन अगर चलाते हैं तो रियासत या हुकूमत जो है वो इतनी कमजोर है। जिस किस्म की उन्होंने की है, जहाँ लॉबिंग की है वो अवाम के भी सामने है, कौम के भी सामने है, हमारे भी सामने है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल ओवरसीज चैप्टर जो है उनका वो फुली एंगेज्ड है, जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है बिल्कुल वो ज़रूर उसको मौके को हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन बरकैफ ये तमाम तर बातें अब हो चुकी हैं। अब हमने आगे बढ़ना है पाकिस्तानी कौम की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर। हमें मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव जो हमारे मज़ाकरात हैं, नतीजा खेज मज़ाकरात जो हैं उसके वो खान साहब की रिहाई से शुरू होंगे। हामिद रज़ा साहब ने आज कहा है कि सिवाय रिहाई के हम इसके ऊपर रिहाई की, आप अगर मेन मकसद ही आसमा बहन खान साहब की रिहाई है तो फिर इन मज़ाकरात का क्या फ़ायदा। अच्छा, मैं ये अली ज़फ़र साहब, एक तो ये हामिद रज़ा साहब ने कमेटी की मीटिंग के बाद कहा कि सिर्फ जो है खान साहब की रिहाई पे बात होगी, इसके अलावा बात नहीं हो सकती। उनका ट्विटर अकाउंट भी अभी तक तरदीद नहीं आई, सो हम कह सकते हैं उन्हीं का है, उन्होंने ये बात की। और दूसरी बात ये है कि ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट जो इमरान खान साहब का है, आज कमेटी में भी हमारे ज़राए बताते हैं कि इसके ऊपर बात हुई कि जब भी बात आगे बढ़ने लगती है वहाँ से कुछ ऐसा ट्वीट आ जाता है जिससे कि मुज़ाकरात पीछे हट जाते, ख़त्म हो जाते हैं रादर। तो ये ट्विटर अकाउंट का मसला कब हल होगा, क्योंकि ये तो बाहर से ऑपरेट हो रहा है खान साहब का, नहीं? देखिए, जहाँ तक तो ट्विटर अकाउंट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है खान साहब ने वाज़े को काफ़ी बार ये इशू रेज होता रहा है। जो कि आप बात कर रही हैं कि कई बार ट्विटर में ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि शायद चूँकि वो जो राब्ता है वो इनडायरेक्ट है ट्विटर का और जेल से इमरान खान साहब का, वो एक को बताते हैं फिर वो दूसरे को मिलता है, फिर तीसरे को पैगाम मिलता है, तो उस पर ज़ुबान तब्दील हो जाती है और ये इशू उनको मालूम है। लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़े कहा है कि जो उसका ज़ुबान आप बेशक छोड़ दें, लेकिन जो मफ़हूम है वो उनकी तरफ से जाता है और वो जो अगर किसी तरह गलत इंप्रेशन आता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट ट्वीट में उसको ठीक कर देते हैं। ये मुश्किलात तो रहेंगी। अगर वो इजाज़त मिल जाए किसी तरह जेल अथॉरिटीज से कि वो लिख के अपना ट्वीट खुद भेज सकें और फिर वही शाया हो, तो फिर तो वो डायरेक्ट एक हो जाएगा, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन ये इशू जब तक वो जेल में है वो रहेगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि उनकी ये डिमांड कि मुझे रहा किया जाए और तब मुतालबात होंगे या मुतालबात उसकी कंडीशन ये होगी, तो देखें मेरे से जो बात कम से कम उनकी होती रहती है और हर हफ्ते में 2 बार होती है कम से कम, तो वो उन्होंने ये कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी कंडीशन है कि मुझे रिहाई दी जाए। वो कहते हैं कि मैं तो लड़ रहा हूँ अपनी अदालतों से जो केसेस हैं और मैं अदालती जंग और कानूनी जंग लड़ता रहूँगा, लेकिन मैं ये जो सियासत कर रहा हूँ, जो मैं जेल में बैठा हूँ 500 दिन तक, ये मैं असूलों पे लड़ाई कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, उन्होंने 2 कंडीशंस लगाई थी और बड़ी रीजनेबल कंडीशंस कि भाई आपने एहतजाज हमें करने नहीं आप देते, केसेस आप बना रहे हैं तो हकीकत पता कर लें, और हकीकत सिर्फ एक आज़ाद अदलिया की वाली बेस्ड कमीशन जो है वही इसको बता सकती है कि उस दिन 24-25 नवंबर को या 9 मई को क्या हुआ। तो वो ये सिंपल डिमांड रखी है उन्होंने, और उसके साथ कि जिन लोगों को आपने एहतजाज करने पे अंदर जेलों में डाला हुआ है और या जिन लोगों को आपने डाला जेलों में किसी केस के बगैर, उनको तो आप जेल से बाहर निकाल दें ताकि वो अपने केसेस लड़ सकें। उन्होंने अपनी बात मेरे सामने नहीं की। तो इसका मतलब बात यहाँ से शुरू हो सकती है कि इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा असीरान की बात हो, और जो भी बैरिस्टर साहब ने कहा कि एक लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाए, उसके ऊपर बात हो सकती है कि भाई ये लोग हमारे मासूम हैं जिनको कि गिरफ्तार किया गया है।
क्या PTI वाकई इस पे करेगी, क्योंकि इस पे तो आगे बढ़ा जा सकता है, इसके लिए हुकूमत और शायद इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार नज़र आएगी, लेकिन PTI की तरफ से अभी तक उस मामले के ऊपर कोई तफसीली बात जो है वो सामने नहीं आई अब तक। हो सकता है आगे हो, मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है आगे हो, और क्या एग्जैक्ट पोजीशन है वो तो अब जब खान साहब से मुलाकात होगी तो बताएंगे कि क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होना चाहिए कमेटी का। अब फिलहाल मेरा तो एक्सपेक्टेशन ये थी यकीनी तौर पे कि अगर आज मीटिंग होती तो राइटिंग में ये पहली 2 डिमांड्स तो ज़रूर सामने आती, और हो सकता है कि अब चूंकि 2 तारीख का मीटिंग का सेशन है तो फिर 2 तारीख को कम से कम राइटिंग में ये 2 डिमांड्स जो कंडीशंस हैं आगे चलने के लिए वो तो कम से कम सामने। सिविल नाफरमानी बैरिस्टर साहब चल रही है, उसके लिए तो खान साहब ने गो अहेड दे दिया है। आपको लगता है कि ये सिविल नाफरमानी कामयाब होगी ये तहरीक? मैं आपको बताऊं, ये डायलॉग का आप ये मतलब हरगिज ना समझें कि दोनों साइड जो हैं वो अपनी अपनी जो कोशिश है या प्रेशर है उसको खत्म करेंगी। आप देखें हुकूमत भी केस पे केस बनाई जा रही है और उन्होंने तलवारें लटकाई हुई हैं और सजाएं दे रहे हैं लोगों को, ये भी प्रेशर थ्रेट्स भी दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। ये हुकूमत एक तरह से प्रेशर कर रही है कि जो PTI की मुज़ाकरा इसीलिए कि हम ये बैठ जाएंगे और सिर्फ कहेंगे कि ठीक है नेगोशिएशन होती रहे। हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो हम चलाएंगे, हम लीगल जंग भी लड़ेंगे, सियासी जंग भी लड़ेंगे और पूरा प्रेशर मेंटेन करेंगे। सर मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई और बड़ी खुशगवार हुई, उसके ऊपर इमरान खान साहब नाराज़ भी हुए हैं, लेकिन इसका मतलब हम ये समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट से इनडायरेक्ट राब्ते में PTI आ गई है? देखिए उसका मुझे मालूम नहीं है, वो जो मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रही हैं उस पे मैं मौजूद नहीं था, तो मैंने खबरें सुनी हैं। मैं हमेशा मेरी आदत ये होती है कि जब वो मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो या डायरेक्ट बात नहीं करते। सर बहुत शुक्रिया। लास्टली आप भी ये मोहसिन नकवी साहब वाली बात पे, इस्टेब्लिशमेंट और PTI का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप शुरू हो गया आपके ख्याल में? नहीं, देखिए मैं नहीं समझता कि किसी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का कोई आगाज़ है या स्टार्ट है। ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी है, और बिकॉज़ ये अब हुकूमत के साथ कहते थे कि हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इसलिए हमने कमेटी तश्कील दी है। आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल की है इस तमाम तर मामले में, और इसको आगे जब बढ़ा जाएगा जो इनकी डिमांड है वो हुकूमत तो इख्तियार रखती है कमीशन की फॉर्मेशन का, लेकिन जो इन राइटिंग डिमांड्स आएंगी, जो हतमी डिमांड्स हैं जो 2 तारीख को मीटिंग में डिस्कस होंगी, उस पर क्या पेशरफ्त होती है या इनकी डिमांड्स में क्या और चीज़ें ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं, वो भी देखना बाकी है। लेकिन कमीशन आप बना सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तो एम्पावर्ड है, पहले भी हुआ था जब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है हुकूमत इस पोजीशन है कि वो इन कामयाब मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कम से कम कमीशन बना दे और असीरों की रिहाई की जो फहरिस्तें वो मंगवा ले। हो सकता है इसके ऊपर पेशरफ्त हो, अगर जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे कुछ और नई डिमांड्स नहीं आती। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।